आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज हमारे मेहमान हैं फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आपसे बातचीत की है पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज और निम्मी मिश्रा ने। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, हमारे श्रोता ये भी तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस परिवार से हैं, कहाँ से हैं, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। थोड़ा शॉर्ट में कुछ बताइए ना। मेरे पिता संस्कृत के प्राध्यापक थे और हम लोग मूल राजस्थान से हैं, लेकिन मेरे पिता की पूरी शिक्षा दीक्षा बनारस में 1936 में। तो आप समझ सकते हैं कि 1936 में एक व्यक्ति राजस्थान से बनारस जाने का निर्णय करता है। व्याकरण के वो आचार्य थे, जो संस्कृत ग्रामर जिसको पाणिनि व्याकरण कहा जा सकता है, उन पर वो एकमात्र अपने समय के अधिकारी थे। तो उनसे कहीं ना कहीं मुझे भाषा के प्रति मोह। मेरा परिवार शिक्षकों का परिवार रहा है, मेरे घर में कोई ना कोई पढ़ाता रहता है। मेरे बड़े भाई साहब भी शिक्षक थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे। कई बार मैं भी कहता हूँ कि मेरा काम भी लगभग वैसा ही कुछ चल रहा है। तो हम लोग मूल राजस्थान के हैं, बम्बई में ही बसे। मेरी पैदाइश बम्बई में ही हुई, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा बम्बई में हुई। मेरे परिवार में कोई लॉयर है, कोई शिक्षक है, कुछ लोग फिल्म के पेशे से जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी भी मेरी एसोसिएट डायरेक्टर है, वो मेरे साथ लगातार काम करती रहती है। तो इसी शहर में मैं पला बड़ा हूँ। मैंने पूरे बम्बई को बदलते हुए देखा है। जब आप कोई फिल्म बनाते हैं तो क्या आपके दिमाग में रहता है कि कैसी फिल्म बनाने जा रहे हैं? अभी हाल की फिल्म के अलावा मैं पूछ रही हूँ। मैं सबसे पहले बहुत अच्छी कहानी चुनता हूँ, और कहानी बहुत आसान हो तो मुझे बहुत उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें मेरे लिए रचनात्मक चुनौतियाँ होनी चाहिए। इसलिए अभी तक जो मैंने कहानियाँ चुनी हैं, वो चाहे सीरियल हो चाहे फिल्म हो, उनका संबंध किसी न किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होता है। जैसे चाणक्य जब मैंने चुना तो चाणक्य ईसा के 400 वर्ष पहले की कहानी है। उसके बाद मृत्युंजय चुना तो वो ईसा के 900 या 500 वर्ष 1500 वर्ष जो माना जाता है उसकी कहानी है। अभी जो पिंजर फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है, वो कहानी 1946 से 1948 की कहानी है। तो काल विशेष में काम करने का मुझे मज़ा आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो मैं फिल्म बनाऊं या सीरियल बनाऊं तो वो किसी एक काल खंड के हों। लेकिन यदि उसमें रचनात्मक चुनौतियाँ ज़्यादा हो तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेहनत बहुत करनी पड़ती होगी इसमें तो। हाँ, मेहनत तो है, पर अब हम लोगों को लगता है कि किसी काल पर काम करने की हम लोगों को आदत पड़ गई। मैं और मेरे जितने सहायक लोग हैं, उन सभी का ये मानना है कि यदि हमें एक काल दिया जाए तो हम लोग शायद और ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि वो कौन सी ऐसी रचनात्मक चुनौती थी जिसकी वजह से, जैसे आपके नाम में डॉक्टर है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं जी। तो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उस पेशे में जाने के का ना सोचा आपने, और एक ऐसे फील्ड में आया जहाँ अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन सी रचनात्मक चुनौती थी जिसने मजबूर किया आपको इधर आने के लिए? अजय भाई, मैं शुरू से नाटक लिखता रहा हूँ। अगर नाटक नहीं लिखता तो पेंटिंग करता। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेंटिंग में मेरी विशेष रुचि थी, और मेरे जो शिक्षक थे, मेरे जो कला गुरु थे श्री एस बी फुला जी, उनका ये मानना था कि मेरा चित्रकारी में एक बड़ा लंबा भविष्य हो सकता है। लेकिन उन दिनों परिवारों में ये कहना कि मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ, वो कोई परिवार इस बात से सम्मत नहीं होगा कि उनके परिवार का एक सदस्य चित्रकार बनना चाहता है। चित्रकारों का अपने समाज में कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं माना जाता जब तक कि आप हुसैन साहब ना हो जाएं। तो ये तय हुआ कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में जाऊंगा। मैंने चिकित्सा की पढ़ाई की, लेकिन चित्रकला से संबंध था, साहित्य से संबंध था, लिखने में रुचि थी, और कहीं ना कहीं मैं दृश्य श्राव्य माध्यम में आगे बढ़ना चाहता था। उसकी परिणति ये हुई कि उन सभी का एक समूह बनकर आज जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें सभी का आपको मिला जुला एक मिश्रण दिखाई देता है। रचनात्मक चुनौती ये इसीलिए थी कि चूंकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से आया था, तो माइक्रोस्कोपिकली चीज़ों को सोचने और देखने की आदत थी कि जिस भी विषय पर काम कर रहे हो उसकी बहुत ही बारीकी से, गहनता से उसका अध्ययन हो और बाद में उस पर बात की जाए। तो मुझे लगता है कि हमारे वर्तमान सिनेमा में अभी तक इसका बहुत आग्रह नहीं रखा जाता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो इस बात का आग्रह नहीं रखते हैं कि हमारी फिल्मों में हमारा समाज हो, हमारी फिल्मों में हमारा देश हो, हमारी फिल्मों में हमारे वर्तमान समाज के सरोकार हों, और उसके साथ साथ एक स्वस्थ मनोरंजन भी हो। हमारी फिल्में
सिर्फ मनोरंजन पर आधारित है। मैं उसमें समाज, देश के सरोकार भी लाना चाहता हूँ और यहाँ मेरी रचनात्मक चुनौतियाँ थोड़ी बढ़ जाती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, आपने इतनी पढ़ाई की, सभी जानते, पर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल पूरा समय वो आपका जो पढ़ाई है वो ही ले लेती है, तो आपकी ये जो कलात्मक गतिविधियाँ थी ये कैसे चलती थी? हाँ, ये एक विचित्र बात थी कि चिकित्सा के क्षेत्र में रह के वो लगातार निरंतर आपको पढ़ना पड़ता है। एक डॉक्टर होने के बाद भी लगातार पढ़ना पड़ता है। वो तो ज़िंदगी भर पढ़ना ही जी, पड़ता है। जी, जी। और वो मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफ़ेशनल कोर्स के साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है जो रचनात्मकता है, कई बार लोग कहते हैं कि वो इनबॉर्न होती है, जन्म के साथ आती हैं। कहीं आपके वातावरण में, आपके परिवेश में, आपके साथियों में कहीं होती हैं जो आपको लगातार प्रभावित करती रहती है। ये ठीक वैसी बात है कि कहीं से समय चुराना होता है। तो इन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी मैंने कला और साहित्य से अपना संबंध कभी छोड़ा नहीं था और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले, जिनका मेडिसिन में होने के बावजूद भी जिनका कला और संगीत और साहित्य से बड़ा सीधा संबंध था। मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले, जो लगभग हमेशा अपने विषयों के अलावा भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनका भी मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। वो कौन लोग थे और किस तरह की गतिविधियां थी वो? जिनमें मैं सबसे पहले याद करता हूँ, मेरे एक शिक्षक थे श्री राम अमृति यादव, जिन्होंने मुझे सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया। ये मेरी प्राथमिक शिक्षा के आचार्य थे, शिक्षक थे। उसके बाद जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो इंद्र बहादुर सिंह। उनका भी भाषा का जो शिल्प था वो बहुत ही गजब का था। और मैं ये 8वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ और उससे पहले 8वीं कक्षा के पहले की बात कर रहा हूँ। राममूर्ति यादव मेरे 7वीं तक के शिक्षक थे। इंद्र बहादुर जी से मेरी मुलाकात 8वीं में हुई। जिसका सबसे बड़ा प्रभाव मेरे जीवन पर था एसपी पोला जी, जो मेरे कलागुरु थे, चित्रकला के शिक्षक थे। उसके बाद भी निरंतर जब मैं आगे गया, मेडिकल कॉलेज में गया, तो मेरे 2 शिक्षक थे। एक थे सुधाकर जनार्दन प्रभु, जो चिकित्सक थे लेकिन संगीत में महारत उनको हासिल थी, अरबी भाषा में उनको महारत हासिल थी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते थे, हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते थे, स्वाहिली का अच्छा ज्ञान रखते थे। तो एक डॉक्टर होने के बावजूद भी वे इन सारी भाषाओं पर परिश्रम कर रहे थे। संगीत की बहुत ही बारीक उनको अध्ययन था और उन्होंने मुझे ज़्यादा उकसाया भी इन सब चीज़ों की ओर कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी संभव हो। और एक व्यक्ति प्रोफेसर एम ए शेख, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, क्रिकेट में उनकी विशेष रुचि थी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि मेरा रंग कर्म की ओर थोड़ा झुकाव है, तो एक शिक्षक के नाते बजाय मुझे ये कहने के कि यार तुम डॉक्टर बनने आए हो, डॉक्टरी पर ध्यान दो, उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि शायद तुम में ये एक और विधा विकसित होना चाहती है, इसको हम लोग जगह देते हैं। तो उन्होंने मेरी बहुत सारी कठिनाइयाँ आसान भी की थी। तमाम शिक्षकों से कहा कि भाई ये हमारे बीच में एक ब्लैक शिप है, ये कलाकार बनना चाहता है, इसको कलाकार बनने में मदद करो। आपने अभी अपने बचपन की बात की कि आप 7वीं में पढ़ते थे, 8वीं में, तो ऐसी और भी बहुत सी बातें हम जानना चाहेंगे, पर पहले आपकी पसंद का एक गीत सुनेंगे। जी, तो मुझे मेरे जो बहुत ही पसंदीदा गीतकारों में श्री गुलजार साहब, उनका एक गीत मुझे अभी तक याद है, मैं शायर बदनाम। मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। चलना था कांटों पे सोना था और अभी भी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के
मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम। मैं चला। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आपके बचपन में हम पीछे लौटते हैं, तो बचपन में किस तरह से आपको पता चला कि आपका रुझान कला की तरफ है और आप पढ़ाई करने जा रहे हैं मेडिकल की, या जब बिल्कुल छोटे थे आप तो आपके अपने परिवार में ऐसा माहौल मिला कि आपकी कला की जो बातें वो उनको प्रश्रय मिले या आगे बढ़ाया गया? दो बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इतिहास की जो परीक्षा होती थी और जब मैं इतिहास का वर्णन करता था तो अक्सर इतिहास में युद्धों का वर्णन होता है, तो मेरे शिक्षक ने, देवनाथ सिंह, जो मुझे इतिहास पढ़ाते थे, वो बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में, वो जब इतिहास पढ़ाते थे जैसे युद्ध का वर्णन वो करते थे। कहीं न कहीं उनके इस पढ़ाने का मुझ पर यह परिणाम हुआ कि जब मैं युद्ध का वर्णन करता था तो उसका इतिहास से संबंध कम और साहित्य से संबंध ज्यादा होता था। मेरे लेखन में भी वो युद्ध का वर्णन ऐसे होता था कि जैसे आपकी आंखों के सामने वो युद्ध हो रहा है। वहां मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया कि आप इतिहास में कम और साहित्य में ज्यादा रुचि ले रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब दिनांक और जो युद्ध के वाक्यों के बजाय घोड़ों की गति क्या रही होगी, युद्ध का माहौल क्या रहा होगा, कैसे धूल उड़ रही होगी, ये तमाम बातें जिसकी मतलब पूरा आप लेखन में चित्र उतार दे रहे हैं। हाँ। तो मुझे ध्यान में आई ये बात कि मुझ में लिखने की एक क्षमता है। दूसरा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पत्र लिखने को कहा जाता है कि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं और उसमें ये बातें होनी चाहिए। वे पत्र जो मैंने शुरू में लिखे निबंध के तौर पर, मेरे शिक्षकों ने मुझसे, जो ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी थे, उनको भी पढ़कर सुनाए। और वे पत्र बहुत सामान्य से पत्र नहीं लगते थे, उनमें बहुत ही गंभीर साहित्यिक चिंतन रहा करता था। तब मुझे ये ध्यान में आया कि मैं शायद लिख सकता हूँ। और एक विचित्र बात हुई थी कि कोई एक निबंध प्रतियोगिता थी, मुझे याद है लियो क्लब ऑफ सांता क्रूज ने शायद ऑर्गेनाइज कराई थी। तो मुझे जो बहुत सारे विषय दिए गए थे उसमें एक विषय दिया गया था एक दिन बिना शिक्षक, कि एक ऐसा दिवस की कल्पना की जाए जिसमें शिक्षक ना हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मैंने पूरा निबंध लिखा और उसके अंत में मैंने एक पंक्ति लिखी कि मुझे ये निबंध लिखने के बाद भी समझ में नहीं आई है कि एक दिन बिना शिक्षक की बात हो रही है या एक पीरियड बिना शिक्षक की बात हो रही है, क्योंकि ये संभावना बहुत कम है कि अगर 8 कालांश हो, 8 पीरियड हो, तो 8 पीरियड में एक शिक्षक अनुपस्थित हो। लेकिन मैं ये मान के चला हूँ, चूंकि एक दिन, एक पीरियड, एक कालांश की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं मान के चला हूँ कि ये 8 पीरियड में मेरे शिक्षक नहीं आए और मैं ये निबंध लिख रहा हूँ। और ये जो स्पर्धा थी वो हर भाषा के लिए थी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, हिंदी, और मुझे उसके लिए पुरस्कार भी दिया गया था। और उन लोगों ने बात भी की थी कि हमने शीर्षक दे दिया था लेकिन शीर्षक पर इतनी गंभीरता से विचार नहीं किया था। तो वहाँ से भी मेरे शिक्षकों को ध्यान में आया कि मुझ में लिखने की एक क्षमता है, और धीरे धीरे लिखने से निर्देशन की ओर मैं आगे बढ़ा। अच्छा, आप अपने धारावाहिकों का और फिल्मों का लेखन आपने खुद ही किया है, लेकिन कभी क्या शुद्ध साहित्यिक लेखन भी आपने किया? नहीं, थोड़ा आलसी हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अपने अनुभव लिखूं, जैसे कि जब मैं जी में काम कर रहा था, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे तमाम तरह के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिसमें देश के बड़े निर्देशक, बड़े कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र के बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े उद्योगपति। मुझे एक बार पुष्पा भारती ने कहा भी था कि आप अपने जी के दिनों के अनुभव की पर एक पुस्तक लिखें। मैंने पुष्पा जी से कहा कि शायद मैं 20 साल बाद जब मैं इन सारी बातों से तटस्थ हो जाऊंगा तब शायद लिखूं। दूसरा, मुझे जब मेरी बिटिया हुई, जो 17 महीने की अभी, नैनिका, तो मेरे पत्नी के गर्भवती होने से उसके जन्म और उसके बाद जो एक व्यक्ति में परिवर्तन आता है, कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल
स्वतंत्र है। कभी मुझे लगा नहीं था कि मैं किसी बंधन में हूँ और एक जीव अब इस दुनिया में आने वाला है। उसके बाद की क्या क्या जिज्ञासा और मैं कैसे 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 बदलता गया और समाज के प्रति, स्त्रियों के प्रति, परिवार के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसे कैसे बदल गया और 18 महीनों में वो किस तेजी से बदला है। मुझे लगा ये एक बहुत ही अच्छा निबंध, ये मैं सीधे पत्र के तौर पर उसको लिखना चाहता हूँ। शायद मैं बाद में करूँ भी कि मैं अपनी बिटिया को सारे पत्र लिखूं कि मैं इस तारीख को क्या सोच रहा था, इस तारीख को क्या सोच रहा था, तुम्हारे आने के बाद मेरी चिंताएं क्या हुई और अब तुम बड़ी हो रही हो तो मेरी क्या क्या चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो एक पिता और पुत्री के बीच है। तो मैंने तय करके रखा कि शायद मैं थोड़ा इन सब कामों से मुक्त हूँ, तो वो एक पत्र के रूप में मैं पूरी एक पुस्तक लिखने की कल्पना कर रहा हूँ। पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर सोचा है। जब आपने सोचा है तो बिल्कुल कर पाएंगे। पर अभी अपनी पसंद का एक गीत हम आपको सुनवाएं। जी, ये शायद घर का गीत है। ये भी गुलजार साहब का है कि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। हाँ, आपने कहा कि आपको गुलजार साहब बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। जाने क्या होता है हर बात पे कुछ होता है, दिन में कुछ होता है और रात में कुछ होता है। थाम लेना जो कभी देखो हमें उड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। जैसा कि आपने गीत सुनाया कि आजकल पाँव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे, और आपकी हाल में जो फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद से जितनी तारीफ मिल रही है, उसे लगता है कि शायद आपकी वास्तविक स्थिति भी लगभग वैसी हो गई होगी। नहीं अजय भाई, मेरे पैर बिल्कुल जमीन पर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ उस रचनात्मक श्रेष्ठता को अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। दो बातें होती, कुछ संभावनाएं आप में होती है और आप स्वयं को जान रहे होते हैं, और कुछ चीजें दिख रही होती हैं। दिखने में और संभावना में जो अंतर है, मैं उसको पाटना चाहता हूँ। मैं ये बात शिद्दत से मानता हूँ कि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं और मेरे साथी कर सकते थे इस फिल्म में भी, कई कारणों से नहीं हो पाती हैं।
तो हम लोग की जो जद्दोजहद और जो लड़ाई है कि कुछ ऐसे मानक स्थापित करें हम लोग, जैसे चाणक्य अपने आप में टेलीविजन में एक मानक है, मैं चाहता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में फिल्म में भी ऐसे मानक स्थापित करूं कि एक फिल्म ऐसे भी बन सकती है। वैसे पिंजर का चुनाव क्यों किया था आपने? पिंजर का चुनाव उसके कथानक के लिए किया था कि वर्तमान समाज की जो हमारी स्थिति है कि जहां एक जो हमसे अलग संप्रदाय है, जो हमसे अलग विचार रखते हैं, उनमें और दूसरे समुदाय में कोई बहुत सामंजस्य नहीं है, स्वीकृति नहीं है समुदायों को। पिंजर की कथा में यही है कि दो समाज है, हिंदू समाज है, मुसलमान समाज है, उन दोनों के बीच में वैमनस्य, संघर्ष, द्वेष, जो भी कहा जा सकता है, उसका एक लंबा इतिहास है। उस लंबे इतिहास के बाद भी ये दोनों समुदाय इस देश में रहने का एक साथ प्रयत्न कर रहे हैं। उपन्यास में भी कहीं ये कथा है कि एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार, एक मुस्लिम अभिनेता पात्र, मुख्य पात्र, हिंदू पात्र, उन दोनों के बीच में किस प्रकार की स्थितियां हैं जो सहज नहीं है, जो सुख देने वाली नहीं है, जो आनंदकारी नहीं है, जो कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों में एक विचित्र पीड़ा है। तो दो विपरीत स्वभाव के व्यक्ति भी, जो विपरीत धर्मों के, दो संप्रदायों के व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक छत के नीचे रहने का और अपने लिए एक नई भूमि तलाश करने का कि जहां से नए संबंधों की स्थापना हो सके, उसका जो प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो पिंजर की अभिनेत्री पात्र, मुख्य पात्र पूरो है, उसका जो अंतिम निर्णय है कि इन तमाम विसंगतियों के बीच भी वो दूसरे एक व्यक्ति के साथ जी सकती है और एक ऐसे देश में भी रह सकती है जो उसका अपना नहीं है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लग रही थी पिंजर की, जिस वजह से मैंने पिंजर को चुना। अच्छा, ऐसा लगता है कि लंबे समय के बाद हिंदी फिल्मों में खास करके आपके तौर पर आप उसके लिए बधाई के भी पात्र हैं कि जिसका साहित्यिक सांस्कृतिक लगाव रहा हो या है, उसके साथ फिल्मों में आया हो। आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे फिल्मकार दिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कि पिछले 5-10 सालों में एक जो नई पीढ़ी आई है फिल्मकारों की, वो कहीं ना कहीं अपने देश से ही कटी हुई लगती है। वैसे में क्या मतलब फिल्म माहौल में पिंजर जैसी फिल्म लेके आना, जो तारीफ तो हुई लेकिन शायद दर्शक उतने ज़्यादा नहीं मिल पाए, तो क्या दर्शकों को हमने भ्रष्ट कर दिया है या फिल्में उस ढंग से पहुंच नहीं पा रही? मतलब ये बहुत दुविधाजनक स्थिति है। ये बात बिल्कुल सच है कि पिंजर को जैसा हम लोगों ने सोचा उतना दर्शक नहीं मिल रहे हैं। उसके और भी दूसरे कारण हैं। सिर्फ कहानी की रोचकता या फिल्म की सफलता दर्शकों के थिएटर में आने तक सीमित होने से हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु ये बात बिल्कुल आपने कही कि समाज के सरोकार को लेकर या संस्कृति के सरोकार को लेकर फिल्में नहीं बन रही हैं, फिल्मकार आगे नहीं आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये पूरा परिवर्तन जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में है, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो टेलीविजन हो। जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन, जिस प्रकार का कंज्यूमरिज्म आ रहा है और ये सारी की सारी चीज़ें दरकिनार की जा रही हैं, हाशिए पर रखी जा रही हैं। ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्या साहित्य की सिनेमा को आवश्यकता है, क्या संस्कृति की सिनेमा को आवश्यकता है? ऐसा यदि आप करते हैं तो आप एक वर्ग विशेष के लिए फिल्म बना रहे हैं, वो आप एक बड़े समाज के लिए फिल्म नहीं बना रहे। और हमारे यहाँ जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वैरायटी है कि जो सरोकार एक नागालैंड या आसाम में रहने वाले व्यक्ति के हो सकते हैं, वो एक बम्बई में रहने वाले व्यक्ति के नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ जो प्लुरैलिटी है, जो भिन्नता है, वो अपने आप में बहुत गंभीर सिनेमा के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त भूमि नहीं, लेकिन ये भिन्नता तो पहले भी रखी है। और अगर हम बिमल रॉय को याद करें और राज कपूर को, जो पॉपुलर भी रहे, मैं गुरुदत्त की बात यहाँ छोड़ रहा हूँ, जिन्होंने अखिल भारतीय रुचि कह सकते हैं जिसको, उसका ध्यान रखा या उनकी फिल्में वैसी पसंद की गई। तो वो क्या वजह है कि आज जो सफल फिल्में भी होती हैं वो कुछ एक हिस्सों में चलती हैं देश के, पूरे देश में एक फिल्म चली हो, ऐसा शायद पिछले 5-10 सालों में नहीं कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। उसका मुझे दो कारण ये भी लगता है कि अगर आप हमारे देखें कि आज़ादी के बाद के काल में जब विमल रॉय और गुरुदत्त हुए तो देश में एक विचारधारा बड़ी प्रबल थी। देश आज़ाद हुआ था और कहीं ना कहीं देश के प्रति एक अटूट लगाव था। लेकिन आप आज देखें तो आप लगेंगे जिस प्रकार से क्षेत्रीयता में पूरा देश बढ़ गया है, वो भी सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा हुआ। जैसे हिंदी के प्रति अभी हिंदी किसकी भाषा रह गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या वो उत्तर की भी भाषा रह गई है। उसका भी एक परिणाम हमारी फिल्मों पर हुआ है कि भाषा को लेकर हमारे देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हिंदी को लेकर खासतौर पर नहीं हुआ। आज तमिलनाडु में चली जाए तो हिंदी फिल्मों का वहाँ बहुत बड़ा बोलबाला नहीं है। उसी प्रकार से आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो जिस प्रकार से हमारे राजनीति में भी क्षेत्रीयता और वो क्षेत्रीय परिबल बढ़े हैं, वही बातें सिनेमा के साथ भी हुई हैं। इसलिए हमारा सिनेमा जो अभी हिंदी का सिनेमा है
वो बम्बई, उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, उसके अलावा उस ऑडियंस को कैटर कर रहा है जिसका सीधा संबंध हिंदी प्रदेशों से रहा है, पंजाब से रहा है, उत्तर प्रदेश से रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि अब हमारा जो पैन इंडियन सिनेमा जिसकी हम पहले बात करते थे वो सिनेमा नहीं रहा है। तो हमारा साहित्य इतना समृद्ध है और आप जैसे फिल्मकार हैं बनाने वाले, तो आप क्या सोचते हैं कि साहित्य से सिनेमा का कितना जुड़ाव होना चाहिए? किस तरह से उसको आप प्रेजेंट करें कि जिससे जो पूरा देश है उसकी तरफ आकृष्ट हो और ये जो फार्मूला फिल्में बन रही हैं इनसे कुछ अलग हटके हो? निम्मी जी, बहुत कठिन काम है, इसलिए कि साहित्य के सरोकार बहुत दूसरे हैं। साहित्य गंभीर चिंतन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, सिनेमा और टेलीविजन उस चिंतन को स्वीकार नहीं कर रहा है। सिनेमा की जो पूरी भूमिका है वो मनोरंजन तक सीमित है, साहित्य की जो भूमिका है वो मनोरंजन तक सीमित नहीं है, वो जागरण की बात करती है, साहित्य जगाने की बात करता है। सिनेमा का उद्देश्य जगाना नहीं है और हमारे जो फिल्मकार हैं वो उस दायित्व को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी जो अजय भाई कह रहे थे कि हमारे फिल्मों में कोई बहुत बड़े सरोकार सामने नहीं आ रहे हैं और लगातार साहित्य बॉक्स ऑफिस पर असफल भी होता रहा है। इसलिए भी जो निर्माता जो इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं, जब तक उनको इस बात की गारंटी न मिले कि जिस प्रकार का वो सिनेमा बना रहे हैं साहित्य पर आधारित, यदि वो सफल होता है, कुछ उदाहरण छोड़ दिए जैसे देवदास एक जो साहित्य पर आधारित था, या कुछ फिल्में बंगाल में बनी, अधिकतर हिंदी साहित्य पर बनी हुई फिल्में दुर्भाग्य से, उसके कारण मैं उन फिल्मकारों की असफलता नहीं मानता हूँ, कई कारणों से वे फिल्में नहीं चली, इसलिए लोगों के मन में ग्रंथि बैठ गई कि साहित्य पर बना हुआ सिनेमा लोगों को बहुत स्वीकार्य नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है और आपकी फिल्म की बात चली है तो आपकी पसंद का एक गीत भी हो जाए। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आप पिंजर का कोई खास गीत जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो। वापस गुलजार का लिखा हुआ है, क्योंकि गुलजार इस फिल्म के गीतकार भी हैं, उनका लिखा हुआ गीत है वतनावे। वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, 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 बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरें, मर गए तेरे रांझे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे। कौन तुझे पानी पूछेगा, फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा, ओ, 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 कौन तुझे पानी पूछेगा, फसलें सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छाँव बीजेगा, बैरी काट के ले गए तेरियां ठंडियां छावां वे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, बट गए तेरे आंगन, बुझ गए चूल्हे सांझे, लुट गई तेरी हीरें, मर गए तेरे रांझे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे, वतनावे ओ मेरे यहाँ वतनावे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान और आज बातचीत हो रही है
फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से। आपसे बातचीत की है पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज और निम्मी मिश्रा ने। एक सवाल जो आमतौर पर दर्शक और श्रोता भी जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसने फिल्मों की तरफ आपको, मतलब रचनात्मक चुनौती की बात आपने की, लेकिन कहीं ग्लैमर और जो आकर्षण एक है फिल्मों का पूरे देश में, वो भी काम कर रहा था फिल्मों में आने के पीछे। अजय, जिस समय मैं आया 88 में, उन दिनों फिल्मों के प्रति मेरा बहुत बड़ा आकर्षण नहीं था। मैं गंभीर बातों को लेकर फिल्मों में आना चाहता था और इसलिए मैंने टेलीविज़न को सबसे पहले अपना माध्यम बनाया कि टेलीविज़न के माध्यम से मैं अपना कदम फिल्म के क्षेत्र में रखूं। टेलीविज़न में मैंने प्रसिद्धि देखी। कोई भी व्यक्ति जो टेलीविज़न से ऊंचाइयां देख सकता है, वो टेलीविज़न से मैंने ऊंचाइयां देख ली हैं। चकाचौंध से मैं ऐसे भी डरता हूं। मैं हमारे जो फिल्मी समारोह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शरीक नहीं होता। मेरा संपर्क भी बहुत बड़ा नहीं है। आप जानते होंगे कि मैं बहुत लोगों के बीच में उठता बैठता नहीं। मैं अभी भी फिल्मी दुनिया के लिए एक अपरिचित व्यक्ति हूँ। तो ये तो मेरे मन में कभी नहीं रहा कि मैं सिनेमा के ग्लैमर से मोहित होकर आया। मेरा ये विश्वास है कि यदि मैं लिखता भी या पेंटिंग भी करता तो शायद उतनी ही बड़ी जगह पर पहुंचता जितना मैं टेलीविज़न या सिनेमा से पहुंचा हूँ। क्योंकि मनुष्य की जो भी क्रिएटिविटी, जो भी रचना धर्मिता है, वो उसको वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक उसको पहुँचना होता है। आप माध्यम अलग चुन सकते हैं उसके लिए। तो जैसे आप कोई फिल्म बनाते हैं या अभी और भी बनाएंगे, तो आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? मतलब क्योंकि फिल्मों के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि दर्शक उसको कैसा पसंद करेंगे, आप फिल्म को बना रहे हैं, उसमें कितना पैसा लग रहा है, किस तरह से, मतलब सब चीज़ों का क्या बात आपके लिए प्रमुख होती है फिल्म बनाते वक्त? एक बात तो समझ में आ गई कि अब जो भी फिल्में मैं भविष्य में बनाऊंगा कि वो उसमें ग्लोबल कंटेक्स्ट हो, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ हो, क्योंकि भारत के बाहर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा समुदाय है जो फिल्में देखता है और वो सिर्फ हिंदी भाषा तक सीमित दर्शक नहीं है। तो पूरी संभावना है कि अगले जो विषयों का चुनाव हो, इस तरह का चुनाव हो कि सरोकार अंतर्राष्ट्रीय हो। और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ क्लास ऑडियंस की फिल्म ना हो, क्योंकि जिस प्रकार की महंगी फिल्में मैं बनाता हूँ वो सिर्फ क्लास ऑडियंस के बूते पर सफल नहीं हो सकती। इसलिए उस फिल्म में वो भी क्षमताएं होनी चाहिए जिसे हम आम दर्शक कहते हैं, कि जो बहुत जाकर सिनेमा में सोचना नहीं चाहता, जो मनोरंजन चाहता है, तो फिल्म में इतना मनोरंजन भी हो कि उस दर्शक को भी वो सिनेमा आकर्षित कर सके। अच्छा, आपने धारावाहिक की बात करी, तो जब चाणक्य आपने बनाया तो मतलब हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि आप अभी और आगे बढ़ रहे हैं, पर बात क्योंकि आप मशहूर उससे हुए और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो नाम है वो चाणक्य के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, तो वो धारावाहिक बनाते वक्त आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे एकदम से ये आइडिया आया कि इतने मुश्किल काम आप कर जाएंगे? मैंने प्रसाद जी का नाटक पढ़ा था, चंद्रगुप्त, तो कहीं मन में वो बैठा हुआ था। वापस ये भी नाटक मैंने तब पढ़ा था, एमए में चलता था उन दिनों। जी हाँ। हिंदी साहित्य से मेरा कोई उस तरह का संबंध नहीं था, पढ़ने लिखने का संबंध नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब ने एमए में एमएड किया है, मास्टर ऑफ एजुकेशन किया है। तो जब वो एमए कर रहे थे तो उनके कोर्स में ये नाटक था चंद्रगुप्त, तो मैंने एक दिन से लेकर पढ़ लिया था। उसके बाद जब टेलीविज़न में कुछ करने की सोची तो ये तय कि कुछ बड़ा कठिन काम करूँगा। तो मन में कहीं बसा हुआ था चंद्रगुप्त है, उससे चाणक्य की कल्पना आई। हम चाणक्य की तुलना या चाणक्य के काल की तुलना भारत के किसी दूसरे ऐतिहासिक काल या दूसरे ऐतिहासिक व्यक्तित्व से नहीं कर सकते। हर एक व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं हैं और हमारे पूरे समाज की जो राष्ट्रीय अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना था, उस पर बहुत सारे लोगों का मतभेद है कि वो चाणक्य और उसके काल से प्रारंभ होती है। जो ऐतिहासिक सत्य है कि राष्ट्र के रूप में पहली बार भारत को किसी ने राजनीतिक रूप से एक किया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में हुआ है। और जो प्रचलित मान्यताएं थी कॉमर्स की कि एक धारावाहिक को इतना पैसा दिया जा सकता है, वे सारी धारणाएं चाणक्य ने तोड़ी थी। हम लोगों ने उस समय बाजार की जो कीमत थी उससे दुगनी कीमत पर काम किया था, लेकिन उन सब तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत समय लगा और कई बार निराशा के ऐसे भी क्षण थे कि मैंने तय कर लिया था कि ये सब छोड़कर वापस मैं प्रैक्टिस की ओर जाता हूँ। परंतु शायद सौभाग्य मेरे साथ था और आज पिछले 12-13 वर्षों से मैं लगातार लड़ाई कर रहा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक रचनात्मक व्यक्ति के तौर पे मैं अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ है जो आपके किसी भी काम को पुरस्कार योग्य बना देती है। चाहे आपने नाटक किए उस समय पुरस्कार लिया, आपने चाणक्य किया उसमें भी बहुत सारे पुरस्कार जीते, अभी पिंजर की जैसी तारीफ हो रही है उससे लग रहा है कि इसको भी कुछ एक पुरस्कार मिलेंगे ही। तो वो क्या चीज़ एक रचनात्मक व्यक्ति के तौर पर या कोई भी आदमी जब काम करने जाए तो वो किन चीज़ों, मौलिकता पर ध्यान दे, परिपूर्णता पर ध्यान दे, परफेक्शन पर ध्यान दे, वो क्या बात होनी चाहिए?
अजय भाई, आपने एक बात बहुत सही की। मैं कई बार बड़े एरोगेंस के साथ लोगों को कहता हूँ कि पुरस्कार के साथ मेरी सफलता का जो प्रतिशत है वो 99% है। जो भी मैंने काम किए वो पुरस्कृत रहे हैं। मुझे लगता है कि चिंतन, वो चाहे आर्ट डायरेक्शन हो, वो चाहे फोटोग्राफी हो, वो चाहे निर्देशन हो, चाहे वो स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर हो, उसमें कोई एक सोच, कोई एक विचार दिख रहा होता है और पूरे काम में एक सूत्रता। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि व्यक्तित्व समाप्त हो जाएंगे, इन कथाओं से और बड़ी कथाएं आ जाएंगी, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए मेरा किसी भी काम में सबसे बड़ा जो जोर होता है, सपोज जो मेरे कला निर्देशक हैं उनको भी मैं बार बार कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक सूत्रता और विचारों की कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात मेरे कामों में रही है, जो मुझे पुरस्कार के योग्य बनाती है, वो एक दृष्टि जिसमें एक विचार है। जब हम लोगों ने मृत्युंजय किया तब भी जो पहले स्थापित मान्यताएं थी काल विशेष को लेकर, वो हम लोगों ने बिल्कुल बदल दी। चाणक्य के काल को लेकर जो मान्यताएं वो हम लोगों ने बिल्कुल बदल दी। पिंजर में भी आप देखते हैं कि कई ऐसे दृश्य आपको दिखाई देते हैं जो आमतौर पर हिंदी सिनेमा में नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एक बारीकी से माइक्रोस्कोपिक अध्ययन वो मुझे उसके योग्य बनाता है। और अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है, वो श्रोताओं को सुनवा दें। काबुली वाला का एक और बहुत ही सुंदर गीत है, मेरे प्यारे वतन। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अच्छा,
ऐसी लालसाएं होती हैं हर रचनात्मक व्यक्ति की, और एक सामान्य व्यक्ति की भी हो सकती है कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, बचपन से रहता है। एक फिल्मकार के तौर पे ऐसे कौन से फिल्मकार हैं जिनको आप छूना चाहते हैं, जिनके समकक्ष आना चाहते हैं, या जिनसे आगे बढ़ना चाहते हैं आप? जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था वे हैं श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी। मैं इनके काम का बहुत सम्मान करता हूँ। यदि मैंने इनको छू लिया तो मुझे बड़ा संतोष होगा कि मैंने अपने आदर्शों को छू लिया है। जिस व्यक्ति ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया अभिनेता के तौर पर, वह है नसीर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, पंकज कपूर। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी यात्रा सिनेमा की तब पूरी होगी जब इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँगा। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी के साथ काम इसलिए नहीं हो पाएगा कि वे भी निर्देशक हैं, मैं भी निर्देशक हूँ, लेकिन निर्देशक के तौर पर वो मेरे मापदंड हैं। और अभिनेता के तौर पर जिनको मैं बहुत मानता हूँ वो अभिनेता हैं, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जितने जल्दी मुझे मौका मिले मैं अपनी ये यात्रा पूरी कर लूँ। अपनी किसी नई फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या इरादा क्या है अब आपका बनाने का? 2-3 विषय मेरे मन में हैं और लगभग वे सारे विषय किसी न किसी कालखंड में हैं। एक वापस 2nd सेंचुरी BC यानी ईसा के 200 वर्ष पूर्व का है, अशोक के काल का है। एक जो है वो 1920-30 राजस्थान में है। एक वापस पार्टीशन के नज़दीक है। आने वाले कुछ दिनों में, अगले कुछ सप्ताहों में ये तय करेंगे कि किस विषय पर मैं पहले काम कर रहा हूँ। फिल्म के कलाकारों के साथ के थोड़े अनुभव भी शेयर करें अगर आप। बहुत ही ग्लैमरस अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के साथ आपने काम किया, दूसरी तरफ बहुत ही संवेदनशील अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ आपने किया। कि आमतौर पर निर्देशक और अभिनेत्रियों के किस्से बहुत सारे चलते हैं। क्या ऐसा भी कुछ प्रसंग आता है या कहीं कुछ होता है ऐसा? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लंबा एसोसिएशन होता है। अच्छा भाई, मेरे साथ ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैंने भी सुनी है और कई बार मैं मनाता भी था कि काश ऐसा कुछ हो तो मुझे एक नया अनुभव प्राप्त हो, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और मेरा और उर्मिला का जो रिश्ता था वो बड़ा खिंचा था पूरे फिल्म के दरमियान। शायद हम दोनों ही बहुत डिफेंस पर थे। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित अभिनेत्री थी और अधिकतर व्यक्तित्वों से हमारे यहाँ लोग प्रभावित होते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि मैं कई बार उर्मिला और मनोज दोनों से कहता था कि मनोज और उर्मिला, अगर तुम्हें देश अभिनेता के तौर पर जानता है तो इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो मुझे चाणक्य के बदौलत भी जानते हैं। इसलिए जो व्यक्तित्व की सेट पर लड़ाई होती है वो लड़ाई मेरे उनसे कभी नहीं हुई। मनोज से मेरे संबंध बहुत ही दोस्ताना थे, इसलिए कि मैं उसे जो चाहे कह सकता था। वो थिएटर से आया है और मनोज अभी भी एक सामान्य और आम आदमी की तरह जीता है। ये उर्मिला की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ मिलनसार नहीं होते हैं। मनोज से मेरा रिश्ता बड़ा दूसरा था, उर्मिला से एक डिफेंस और एक दूरी का रिश्ता था। और जो तीसरा आपका प्रश्न था, जी मैंने सुना है कि कुछ ऐसी केमिस्ट्री होती है, वो ऐसी कोई केमिस्ट्री हमारे सेट पर नहीं हुई। और फिल्मों का जो एक प्रभाव है खास करके हिंदी समाज पर, मैं हिंदी समाज की बात जब कर रहा हूँ तो पूरे उत्तर भारत और पूरे हिंदी प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। ये क्या वजह है कि हिंदी प्रदेशों से उस ढंग से प्रतिभाएं नहीं आ पाती या उनका उपयोग नहीं हो पाता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? एक तो मुझे लगता है कि हिंदी प्रदेश का जो मध्यम वर्गीय समाज है वो कहीं चुनौतियां स्वीकार नहीं कर रहा है। और मैं तो कई बार साफ कहता हूँ अजय भाई कि हिंदी को जिसने धत्ता बताया वो हिंदी प्रदेशी है। जिस प्रकार का भाषा का मोह दूसरे क्षेत्रों में दिखाई देता है वो हिंदी प्रदेशों में नहीं दिखाई देता। हम जो देखते हैं कि हमारे यहाँ फिल्मकार अधिकतर जो लोग हैं वो या तो पंजाब से हैं या साउथ से, जो बहुत बड़े, ये बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि उत्तर भारत से या हिंदी भाषा के क्षेत्र से लोग नहीं आए। उसका एक कारण है कि हमारे परिवारों में अभी भी सिनेमा को बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता है, अभी भी उसको दूर रखा गया है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हमारे यहाँ का मध्यम वर्ग लेना नहीं चाहता। असफलता की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी अगर आप प्रकाश झा या ऐसे कुछ नामों को छोड़ दें तो हिंदी प्रदेशों से हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध या पॉपुलर रहे। अब आपकी पसंद का एक गीत भी तो सुनना चाहेंगे हम। अच्छा, आप गीत सुनने से पहले एक बात मेरे मन में आ रही है कि जब आप अभी फिल्में बनाते हैं तो बचपन में आप कैसे बच्चे थे? खूब फिल्में देखते थे? मैं मनोज कुमार की फिल्म अक्सर देखा करता था क्योंकि हमारे परिवारों में फिल्में देखना मना थी। हाँ, इसीलिए बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन मैं किसी न किसी तरह से कोशिश करके समझाता था और फिल्म बफ नहीं था। लेकिन हाँ, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद मेरा इंग्लिश फिल्मों के रुझान बहुत ज़बरदस्त था। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो सिनेमा के लेकर हुई वो अंग्रेजी फिल्मों को देखकर ही हुई है। अगर मनोज जी की फिल्म का कोई गीत सुनाना चाहेंगे? हाँ, जो उस जमाने में आपने बहुत देखी। मनोज कुमार के, हाँ जी, मुझे उनका जो बड़ा अच्छा लगता था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। शायद
ये फिल्म थी पहचान फिल्म थी, उसका ये गीत है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लुरु 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 एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लुरु 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 और एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, हिंदी फिल्म की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको आप अक्षुण्ण रखना चाहेंगे? हिंदी फिल्मों की जो सबसे बड़ी मुझे विशेषता लगती है कि उसकी पहुंच। अभी मैं हिंदी फिल्मों से बहुत सहमत नहीं हूँ। कई बार जब लोग कहते हैं कि हिंदी फिल्मों ने हिंदी का विकास किया है, तो इससे भी मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों ने बोल चाल के हिंदी का विकास किया होगा, लेकिन भाषा की जो विशिष्टता है उसको कहीं नुकसान भी किया, क्षति भी पहुँचाई है। लेकिन हिंदी फिल्मों की जो पहुँच है वो भारत और भारत से बाहर है। और मुझे लगता है हिंदी फिल्मों में जहाँ कहीं भारत दिखता है, वो चाहे रशिया हो, चाहे वो पूर्व के देश रहे हो, वहाँ हमारी पहुँच है। तो हिंदी फिल्मों में कहीं न कहीं भारत का समाज दिख रहा है। वो समाज यथार्थवादी है, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन जिस वजह से भारतीय सिनेमा बाहर पहुँचा है कि भारत के समाज में विश्व की रुचि है, उस वजह से मुझे लगता है कि उस विशेषता को जिंदा रखा जाना चाहिए। आजकल ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। आप चूंकि फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए अपने समाज को, दर्शकों को दोषी भी ठहराते हैं कि वो ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो चालू होती हैं, फार्मूला होती हैं। पर क्योंकि आप इसमें गहन रुचि रखते हैं और अच्छी फिल्में देना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि फिल्में अच्छी नहीं बन रही हैं या दर्शकों की रुचि में परिवर्तन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फिल्में अच्छी नहीं बन रही। फिल्में बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बड़ा व्यवसाय भी कर रही हैं। सार्थक फिल्में नहीं बन रही हैं। ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं जिसमें समाज के एटीट्यूड को बदलने की शक्ति हो। मेरा ये मानना है कि
समाज के जितने आधार स्तंभ हैं, जिसमें पॉलिटी, राजनीति एक है, शिक्षा दूसरा स्तंभ है, प्रसार के माध्यम तीसरा स्तंभ है, और प्रचार के माध्यम जिसका एक अंग सिनेमा भी है, उसका भी एक सामाजिक दायित्व है। कहीं ना कहीं वो उस दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। और यदि भविष्य के फिल्मकार इस बात को भी समझें कि उनकी भी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह जितना भी सिनेमा में हो सकता है वो करें, तो शायद बेहतर फिल्में होंगी। और दूसरा, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी कहीं सचेत होना चाहिए। वो यदि आज नहीं होंगे तो उनको अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा कल बाध्य करेगा कि फिल्मों के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है कि वो सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम है, इस सोच में कहीं ना कहीं बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, फिल्म क्या व्यवसाय है या कलात्मक अभियोजन भी है अभी? अजय भाई, अभी तो फिल्म एक शुद्ध व्यवसाय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन इस सारे माहौल में भी कई लोग इस पर लड़ रहे हैं कि फिल्म एक कलात्मक अभियोजन भी हो। लेकिन यदि आप देखें पिछले कुछ वर्षों का इतिहास, तो सबसे पहले जब फिल्मों का समीकरण बनता है तो उसमें सबसे प्राथमिकता व्यवसाय को दी जाती है। आप जब कोई फिल्म बनाते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेरा मुख्य उद्देश्य उसका सोशल रिलेवेंस, उसका सामाजिक संदर्भ क्या है, वो रहता है। जैसे हम जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको कैसी दुनिया दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतने सारे लोगों को जानने समझने की इतनी चीजें, तो उससे हम क्या दे रहे हैं, परिवार को क्या मिल रहा है, उसके बारे में बतौर चिंतक आप क्या सोचते हैं? मुझे अपने मेडिकल के दिन याद आया जो भाई, कि जब हम लोग को एक उपकरण हाथ में दिया जाता था कि ये उपकरण, इसका ये इस्तेमाल है, उसके साथ हमारे शिक्षक ये भी बताते थे कि इसका ये दुरुपयोग भी है। समाज हमेशा अपने अनुसंधानों का, अपने विज्ञान का, अपनी प्रकृति का उपयोग भी करता है तो उसका दुरुपयोग भी करता है। और आपने बहुत सही कहा कि मैं इस लगभग चैनल से होते हुए यहाँ की यात्रा करके आ चुका हूँ। मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में अब एक दर्शक को उपभोक्ता बनाया जा रहा है, और एक उपभोक्तावादी संस्कृति। अब मनुष्य नहीं, कंज्यूमर हो जाना चाहिए। और बाजार, पूरा विश्व एक बाजार हो, पूरा विश्व एक परिवार ना हो। ये अंतर है जो हमारी विशुद्ध भारतीय मानसिकता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जो बाजार चाहता है कि पूरा विश्व एक बाजार हो जाए ताकि उसकी ज़रूरतें बढ़ जाएं, और ज़रूरतें बढ़ जाएं तो उसका व्यवसाय बढ़ेगा। इसीलिए पूरे विश्व को एक ग्राम भी बनाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हर विश्व का अपनी विशेषता को बनाए रखने के साथ इस बात का आग्रह करेगा, जिसको हम नेशनल कल्चर कहते हैं। अब ये बात हमारे यहाँ के जो सामान बेचने वाले जो बाजार हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में ला रहा है कि जो भी इसकी विशिष्ट संस्कृति, उसको नष्ट न किया जाए, वरना उनका विरोध होगा। डॉक्टर साहब, अंत में आपकी पसंद का एक गाना और सुन लेते हैं। कौन सा गाना कहूँ, बड़ा मुश्किल सा आपने सवाल किया है। तो मुझे मतलब बहुत सारे गाने आपको पसंद? जी जी जी, मुकेश का एक गीत है, जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम
बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, आप हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, और जो श्रोता बहुत कुछ जानना चाहते थे आपके बारे में, आपकी फिल्म के बारे में, वो उनको जानने को मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय ब्रह्मात्मज जी ने जो बहुत सारी फिल्मों के बारे में और बहुत सी बातें की, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बातचीत सुन रहे थे फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज और निम्मी मिश्रा की। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले ने दिया और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले बुधवार को फिर से किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार। आज के मेहमान। स्वागत